हेलो एवरीवन, मैं केमिस्ट्री मेंटोर संदीप जहांगीर एग्रोक साइंस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जेड 2026 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज अपन टॉप एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। कौन से चैप्टर के? डी ब्लॉक के। ठीक है, तो इस डी ब्लॉक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो डिस्कशन करते हैं अपन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, संक्रमण तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि उनके गुण होते हैं। या अपन इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि संक्रमण तत्व की जगह आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है? डी ब्लॉक। क्या बोला जा सकता है? डी ब्लॉक। ठीक है ना। तो संक्रमण तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि उनके गुण होते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि उनके गुण होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशनल एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज, दैट इज एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य होते हैं, पी और डी ब्लॉक तत्वों जैसे होते हैं, या वे फर्स्ट ए समूह के सदस्य होते हैं, या वे अभिक्रियाशील तत्व जैसे होते हैं। तो सिंपल सा आपको अगर पता हो कि एक आउटलाइन जैसे पीरियोडिक टेबल की होती है, उसके बारे में जिस सबसे पहले आप दो ग्रुप जो होते हैं वो एस ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 10 जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक के होते हैं, उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट किसके बीच में प्रेजेंट रहते हैं बेटा? डी ब्लॉक के एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इन तत्वों को क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। और एस और पी ब्लॉक के बीच में ही उनके गुण धर्म है वो मध्यवर्ती रहते हैं। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखने हैं कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्यों कहा जाता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य रहते हैं। ठीक है, और भी इसकी डिफाइन कर सकते हैं, वो आगे अपन क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, संकुल बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति किसमें? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? 118 एलिमेंट है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो बनाने की प्रवृत्ति होती है वो कितने एलिमेंट की होती है? 40 एलिमेंट की। ठीक है ना। तो 40 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 40 एलिमेंट है, तो वो किसके हैं बेटा? डी ब्लॉक के। किसके हैं? डी ब्लॉक के। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म कर सकते हैं? उसका भी रीजन होता है। ठीक है, रीजन ये है कि इनका जो साइज होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। दूसरा अपन कह सकते हैं कि संकुल बनाने की प्रवृत्ति डी ब्लॉक में इसलिए होती है क्योंकि इसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये संकुल बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है संकुल डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि इनका साइज छोटा होता है। दूसरा अपन कह सकते हैं कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि मिश्र धातु में कौन सी संक्रमण धातु उपस्थित है, तो आपको पता है कि मिश्र धातु जो होती है या मिस मेटल है, ये मिश्र धातु नहीं है, मिस मेटल। ठीक है, मिस मेटल। ओके, मिस मेटल बोलते हैं इसको। मिस मेटल का मीन ये है कि ये मिस मेटल आपको, ये भी एक मिश्र धातु होती है। मिस मेटल जो है वो भी एक क्या होती है? मिश्र धातु होती है। ठीक है ना, एलॉय होती है। लेकिन अब उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो मिस मेटल आपको ध्यान में रखना है कि ये लेंथेनॉइड जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, लेंथेनॉइड तत्व होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है? ये फॉर्म होता है। अब ये लेंथेनॉइड एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा होता है बेटा? सीरियम होता है। ठीक है ना। इसके अलावा सीरियम के अलावा और क्या हो सकता है इसमें? आयरन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, लेंथेनम भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इसमें मिस धातु लेंथेनॉइड एलिमेंट है वो बनाते हैं। और उस लेंथेनॉइड एलिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट जो लेंथेनॉइड है वो कौन सा होता है? परसेंटेज सीरियम का होता है। ठीक है ना। तो 95% तो क्या होते हैं? लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और उसमें सीरियम लगभग 45% होता है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि मिश्र धातु में कौन सी संक्रमण धातु उपस्थित। तो संक्रमण धातु आपसे अगर पूछिए तो लेंथेनम, आपको पता है कि लेंथेनम
क्या है, संक्रमण धातु नहीं है एक प्रकार से, ठीक है, आयरन, इसके अलावा सीरियम या ये सभी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, संक्रमण धातु के लिए अगर पूछे तो आपका आंसर कौन सा होगा, आयरन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको केवल यहां पे ये पूछ ले कि ये संक्रमण की जगह आपको केवल ये पूछे कि धातु उपस्थित है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संरचना कॉइन्स मेटल की है। अब कॉइन्स मेटल या अपन इसको कह सकते हैं बेटा सिक्का धातु, क्या कह सकते हैं इसको, सिक्का धातु कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉइन्स मेटल जो है वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ध्यान में रखना, ये 11th ग्रुप के 11th ग्रुप जो है वो कौन सा है, कॉपर है, इसके अलावा एजी है, इसके अलावा एयू है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ये ही कॉइन्स मेटल के फॉर्म में जानी जाती है, और ये कॉइन्स बनाने के लिए होता है, इसलिए कॉइन्स मेटल है। अब आपको पता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका 29 होता है, तो अपन कह सकते हैं 2 8 8 18, और इसका आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊं तो इसमें 29 पे कॉपर, और कॉपर के लिए क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको कॉपर के लिए फिर 4s में क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें कितने हैं, 2, फर्स्ट सेल है, इसके अंदर कितने हो गए 8, इसमें भी कितने हो गए 8, और ये 18, और इसमें कितना हो गया 1। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 8 18 1। तो ये सेकेंड आंसर, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप इजी वे में आप इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें पहले कोर्स में, दूसरे में, तीसरे में और फोर्थ कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, संक्रमण धातु तथा उनके यौगिकों की उत्प्रेरक क्रिया मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो ध्यान में रखना है कि संक्रमण धातु है वो उत्प्रेरक के रूप में यूज होते हैं, और ये उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं। तो ये कैटलिस्ट में क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि उनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उनका उच्च गलनांक होता है, चुंबकीय प्रकृति होती है, रासायनिक अक्रियता होती है। तो कहने का मीन ये है कि ये रीजन तो इसमें एक से ज्यादा है, लेकिन संक्रमण तत्वों की विशेषताएं हैं, लेकिन आपको केवल और केवल किसके लिए पूछा गया है, उत्प्रेरक क्रिया के लिए। तो उत्प्रेरक क्रिया जो होती है वो किसके कारण होती है, तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तनशील के बाद में इनका जो साइज है वो छोटा होता है, और छोटे साइज के कारण क्या होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो भी इसका रीजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेंथेनॉइड्स कुंचन का क्या कारण है। तो लेंथेनॉइड्स कुंचन आपको पहले पता होना चाहिए, लेंथेनॉइड्स कुंचन होता क्या है। तो सिंपल सा है, आपके पास डी ब्लॉक है जिसमें 3D सीरीज होती है, 4D होती है, 5D होती है और 6D, 4 सीरीज होती है, ठीक है ना, 4 श्रेणियां। अब 3D एलिमेंट, 4D एलिमेंट, अब जैसे जैसे ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आकार क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सभी में आकार क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब नहीं होता तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे 3D से अगर अपन 4D की ओर जाएंगे, फिर 5D, फिर 6D, इसमें क्या होता है कि 3D से 4D में तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 4D से 5D में साइज है वो क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है 5D से 6D में भी और 4D से 5D में भी। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, लेंथेनॉइड एलिमेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें, लेंथेनॉइड एलिमेंट। और ये जो लेंथेनॉइड एलिमेंट है इसमें आपको पता है कि F4F इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 4F इलेक्ट्रॉन। और 4F इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका प्रेरक्षण प्रभाव जो होता है वो बहुत कम होता है। तो अपन कह सकते हैं कि लेंथेनॉइड्स कुंचन का क्या कारण है, तो प्रेरक्षण प्रभाव में कमी। तो आपको ध्यान में रखना है ये वाला पॉइंट भी कि 3D से 4D में तो इंक्रीज होता है साइज, बट 4D से 5D में या 5D से 6D में अगर अपन आगे मूव करते हैं तो इसमें 4F इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होता है, आकार जो है वो कम हो जाता है क्योंकि प्रेरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। और 5D से 6D में इनके बीच में कौन आते हैं, एक्टिनोइड। और एक्टिनोइड के कारण क्या होता है, उसमें भी आकार है वो कम हो जाता है। तो अपन इसमें कह सकते हैं इसको कुंचन कहेंगे लेंथेनॉइड और उसको एक्टिनोइड कुंचन कहेंगे। तो प्रेरक्षण प्रभाव में कमी।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, तो संक्रमण तत्व कौन सा नहीं होगा, तो आपको एक विशेष ध्यान में रखना है संक्रमण तत्व के लिए, जिसका बाह्यतम जो कोष होता है, ठीक है ना, बाह्यतम कोष, इस बाह्यतम कोष में, संयोजी कोष में, आउटर सेल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षक जो होता है n-1 डी में क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अगर उपस्थिति होगी तब तो वो क्या होगा, संक्रमण तत्व होगा बाह्यतम कोष में, ठीक है। n-1 डी जो है वो बाह्यतम कोष या तो तत्व अवस्था में भी हो सकता है या फिर कौन सी अवस्था में, आयन अवस्था में। ये तत्व या आयन अवस्था जो होती है उसमें किसी भी अवस्था में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है संक्रमण तत्व होगा। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि ये चार ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें ये कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती। कौन कौन सा, Zn, Cd, Hg और Cn, कॉपरेंशियम, ठीक है। तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरेंशियम, ये जो चार एलिमेंट हैं वो अपन कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, असंक्रमण तत्व। क्या होते हैं ये, असंक्रमण तत्व। और ये असंक्रमण तत्व क्यों है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है n-1 डी कक्षक में, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जिंक की जगह Cd हो, Hg हो या कॉपरेंशियम हो, वो भी इसमें ऑप्शन में होते तो उसको भी अपन टिक करते। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आपको पता होना चाहिए क्रोमियम कौन से 24 एटॉमिक नंबर है। अब अगर अपन बात करें तो इसमें आर्गन और फिर 3d और फिर 4s और क्रोमियम 3d5 4s1, ये आपका क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार इसका रिपीट हो चुका है ये, ठीक है, आर्गन 3d5 4s1। नेक्स्ट अगर अपन बात करें Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो मैग्नीज जो है वो 25 पे आता है, और ये मैग्नीज ये सर्वाधिक परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, ये शो करता है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सर्वाधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए ये +2 से +7 तक, ठीक है ना, +2 से +7 तक ये ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, +7, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये सर्वाधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट अगर अपन बात करें Zn, Cd और Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। अभी अपन ने डिस्कस किया कि Zn, Cd, Hg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते, क्योंकि इनमें बाह्यतम कोष के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या है, अनुपस्थिति है, जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि यह संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व की जो डिफाइन अपन करते हैं संक्रमण तत्व की, तो वो यही है कि तत्व या आयन अवस्था में, यानी कि आयनिक स्टेट और एलिमेंटल स्टेट के अंदर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है आउटर सेल के अंदर, तब अपन कहते हैं संक्रमण तत्व। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि उनके डी कक्षक पूर्णतः क्या होते हैं, भरे होते हैं। देयर डी ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है, अब पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या, कौन से कलर का होगा, तो आपको ध्यान में रखना है, ये लर्न बेस्ड क्वेश्चन है, KMnO4। अब इसमें आपको एक ये भी याद रख लेना है, KMnO4 में मैग्नीज है, वो मैग्नीज कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में शो होता है, +7। तो अपन इसको बैंगनी यानी कि पर्पल या वॉयलेट कह सकते हैं कि ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए ब्लॉक तत्वों को यह भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखना, ए ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, अब ये ए ब्लॉक एलिमेंट है वो आवर्त सारणी में नीचे की साइड में, आवर्त सारणी में नीचे की ओर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं इसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 28 होते हैं। इसमें 2 श्रेणियां प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब 2 श्रेणी कौन कौन सी होती है, एक तो लेंथेनॉइड होती है और एक कौन सी होती है बेटा, एक्टिनॉइड होती है, ठीक है। तो ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड श्रेणी होती है।
अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि एफ ब्लॉक तत्वों को ये किसके बीच में आते हैं ताकि ये नीचे रखे जाते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट थे यहां पे इस साइड आपके एस ब्लॉक हो गया, फिर डी ब्लॉक हो गया, फिर पी ब्लॉक हो गया, तो ये डी ब्लॉक के बीच में आते हैं और डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, संक्रमण एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है ना, ट्रांजिशनल एलिमेंट। अब ये जो संक्रमण तत्व है अब इनके बीच में आता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो अपन कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आयन रंगीन होगा। मैं ये क्वेश्चन आपको जो डिस्कस कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, न कि एज इट इज क्वेश्चन को आपको, ठीक है ना, उस टाइप के कोई सा भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको कौन सा आयन रंगीन होगा, रंगीन कब होता है बेटा, इसका जो रीजन है ड्यू टू, आपको ध्यान में रखना है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। क्या उपस्थित होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। अब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी तो क्या होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने के कारण वो डीडी संक्रमण करता है। क्या करता है, डीडी संक्रमण। और डीडी जो संक्रमण होगा तब अपन कह सकते हैं कि वो रंगीन प्रवृत्ति का होगा। और डीडी संक्रमण को अपन ऐसे भी लिखा जा सकता है T2G EG संक्रमण, ठीक है। तो T2G EG संक्रमण या डीडी संक्रमण के कारण वो क्या होता है, रंगीन होता है। रंगीन होने का अपन ड्यू टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। अब आप इसमें सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति देखेंगे। अब ये क्या होता है, आर्गन 3D, कॉपर है 10 है, 4s 1 है, ये होना चाहिए कॉपर का, लेकिन ये अपने पास प्लस, तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब रिमूव करेंगे तो एक इसमें से गया और एक इसमें से गया, तो ये कितना हो गया बेटा, 9, ठीक है। अब ये 9 हो गया, तो आप देख सकते हैं कि 3D9 है, तो 3D9 के अंदर अपने पास d ऑर्बिटल में कितने, और d जो सब सेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, और 5 होते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये 1, अब इसमें अगर फिल करें अपन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप देख सकते हो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, और अयुग्मित की उपस्थिति के कारण ही ये क्या होता है, रंगीन होता है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, Cu+। नेक्स्ट, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। जैसे अगर अपन यहां पे संक्रमण तत्व अगर आपसे पूछे s ब्लॉक का, तो s ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, n-, जैसे ns1 2 2 हो जाएगा। p के लिए अगर आपसे पूछे तो ns2 np1 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब d के लिए पूछा आपसे तो ये हो जाएगा n-1 d1 to 10 और ns1 to 2, ठीक है ना। इसके अलावा f ब्लॉक के लिए अगर आपसे पूछे तो n-2 f1 to 14 और n-1 d0 to 1 और ns2, ठीक है। तो यह आपसे चारों ब्लॉक का आपसे पूछा जा सकता है। तो s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक। तो सामान्य संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, n-1 d1 to 10 ns1 to 2। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है। अब क्रोमियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता है कि अभी आपको बताया कि क्रोमियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो क्या होती है, +6 होती है, ठीक है ना। +7 तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैग्नीज की। लेकिन अगर क्रोमियम की अगर अपन बात करें तो उसमें कितना रहता है, +6 रहता है। अब +6 है तो आप इसमें क्रोमियम में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो किस में आ जाएगी, K2Cr2O7। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 1 2x और फिर +-2 और फिर 7 = 0। तो ये हो गया 2 + 2x - 14, 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 14 - 2 और x इक्वल क्या हो जाएगा, 12/2 तो 6। तो इसका मतलब ये +6 में। अगला नेक्स्ट देखते हैं CrCl3। तो अगर इसकी अगर अपन बात करें तो ये x + -1 × 3, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का 3, तो ये +3 हो जाएगा। अगर CrO3 की बात करें तो इसमें ये x + -2 और ये 3 = 0,
तो ये x इक्वल हो जाएगा 6। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब बोथ ए एंड सी। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अंतराकाशी यौगिक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है। तो सिंपल सा है, जो भी संक्रमण तत्व होते हैं बेटा, ठीक है, अब ये जो संक्रमण तत्व है इनकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, क्यूबिक, सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी, इस टाइप के कुछ संकुल संरचना होती है, निबिड़ संकुलित संरचना होती है। इन सभी के बीच में क्या होता है, संकुलित संरचनाओं के बीच में यहां पे खाली स्थान रहता है। ठीक है ना, अब ये जो खाली जो स्थान है इसको अपन बोलते हैं अंतराकाश। क्या कहा जाता है इसको, अंतराकाश कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो अंतराकाश है, इस अंतराकाश में क्या होता है कि कुछ छोटे साइज के एटम जैसे हाइड्रोजन है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस टाइप के एलिमेंट है वो इसमें प्रवेश कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटर करने के बाद में जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा ना उसी को अपन नाम क्या देंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, अंतराकाश में इंटर कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो अब इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो ये पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होगा तो इसका अपन कह सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि इनकी जो धात्विक चालकता है वो मेंटेन रहती है, रिटेन रहती है एक प्रकार से। ठीक है, और लास्ट अपना ऑल ऑफ दिस, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है प्लस उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये तीनों विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, Zn+2 आयन रंगहीन होता है क्योंकि अभी आपको बताया कि दो चीजें हैं, एक तो रंगीन है और एक रंगहीन है। तो रंगीन कब होता है, जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो जो रंगहीन है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है कि जिंक जो है वो संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा N-1d में, तो अपन कह सकते हैं कि वो क्या होगा, रंगहीन होगा। तो अपन पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहते हैं, इसमें एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Cu+ और Cu+2 में कौन सा अधिक स्थायी है। अगर अपन बात करें Cu की तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29, और इसमें आर्गन और फिर 3d10 4s1। अब अगर अपन बात करें कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर अपन निकालेंगे तो ये Cu+ में चेंज हो गया। Cu+ में क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d10 हो जाएगा। अगर अपन इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो ये क्या फॉर्म हो गया, Cu+2। अब इसमें क्या हो जाएगा, आर्गन 3d9 हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां से ये आउटर सेल है और आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहता है, तो 4s1 में से इजी वे में इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये Cu+ फॉर्म हो गया। अब इस Cu+ फॉर्म हुआ तो इसमें d10 हो गया। अब d10 आपको पता है कि फुल फील्ड होता है, और फुल फील्ड होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल होता है तो अपन कह सकते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसका मीन अपन अब इसमें जलीय विलयन में कौन से एक्वस सॉल्यूशन में अगर अपन इसको डाल देंगे तो वहां से कुछ एनर्जी मिलेगी अपन को, और उस एनर्जी को अपन नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा। क्या बोला जाता है उसको, जल योजन ऊर्जा। अब ये जो जल योजन ऊर्जा है वो रिक्वायर्ड जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है बेटा, आयनन ऊर्जा। उसके लिए वो क्या होगी, बैलेंस करेगी, जिससे अपन d10 से इलेक्ट्रॉन इजी वे में क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो वो d9 में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है किससे, लेटिस एनर्जी से, या अपन कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी से, इसलिए अपन कहते हैं कि इसमें जलीय विलयन में Cu+ जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। कौन सा होता है, Cu+2 होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका रीजन आपको बता दिया कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि आपने इसको किस में डाल दिया बेटा, जलीय विलयन में डाल दिया। ठीक है,
नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि लूनर कास्टिक का सूत्र है, तो ये लन बेस आपको फॉर्मूला याद करना है एक प्रकार से। लूनर कास्टिक क्या है? AgNO3। तो ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्या है ये? सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। तो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेबल क्वेश्चन है ये एक प्रकार से। और फोटोग्राफी के अंदर अपन किसका यूज करते हैं बेटा? AgBr का, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। अब आयरन जो है वो एक तो अस अवस्था में रहता है और एक इक अवस्था में रहता है, ठीक है ना। अस का मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होती है? कम होती है। इक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अस ये +2 में शो होता है और ये +3 में शो होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये +2 और +3 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? +3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज में किसका गलनांक न्यूनतम है? अब गलनांक न्यूनतम किस में होगा? तो ध्यान में रखना, मैग्नीज जो है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसी का ही आपका आंसर हो जाएगा कि इसका गलनांक क्या होता है? न्यूनतम होता है, ठीक है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा डायमैग्नेटिक और एक होती है पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, ठीक है ना। एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। सिंपल सा है, क्या करना है आपको कि डायमैग्नेटिक वो एलिमेंट होते हैं, वो नेचर शो करते हैं वो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं बेटा कि जो प्रतिचुंबकीय होगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति रहेगी। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति आप देख सकते हो किसमें है? जैसे अगर अपन बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम 21 पे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन 3d1 4s2। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये तो किसके लिए है? स्कैंडियम के लिए। अपन को क्या चाहिए? स्कैंडियम +3 चाहिए। और स्कैंडियम +3 में आप देख सकते हैं कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है। तो ये 1 और ये 2 ये दोनों निकल जाएंगे। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? आर्गन। और आर्गन फिर 3d में क्या है? 0, 4s में भी क्या है? 0। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? स्कैंडियम +3, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या, जैसे आपको पता है कि ये लेंथेनॉइड जो श्रेणी है वो 6ठे आवर्त में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और 6th आवर्त में अगर अपन बात करें तो ये 58 से लेके 71 तक होती है। सीरियम से लेके लेंथेनम तक होती है। अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो साइज है वो क्या होता जाएगा बेटा? घटता जाएगा, ठीक है ना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज हमेशा क्या होता है? घटता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कोष में प्रेजेंट रहते हैं, उसी कोष में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और जिससे उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश है Z इफेक्टिव, वो क्या हो जाता है? Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो अपन कह सकते हैं उसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, Cu+2 आयन जलीय विलयन में कैसा रंग दर्शाता है? तो ये भी लर्न बेस आपको ध्यान में रखना है। Cu+2 पहले तो अपने को पता होना चाहिए 29, और ये आपको पता है आर्गन, और फिर क्या है बेटा? 3d 10 4s1। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर अपन इसमें से बाहर निकालेंगे तो ये रहेगा आर्गन 3d 9। अब आपको पता है डी में क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? रंगीन होगा। और रंगीन होगा तो अपन कह सकते हैं कि ये कौन से रंग का होगा? तो ये नीले रंग का होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट पूछे कि कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट 6s2O, तो यह जल के जो मॉलिक्यूल है वो चेंज भी हो जाए, ठीक है ना, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जलीय माध्यम में ही ये करेगा।
इलेक्ट्रॉन +2 में शो करेगा। अभी आपको बताया क्योंकि उसमें क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। अब ये कॉपर सल्फेट है, वो भी कौन से कलर का होता है, नीले रंग का होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें Cu+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रंगहीन हो सकता है। अभी आपको बताया क्या होगा, स्टेडियम +3। क्यों होगा रंगहीन, क्योंकि इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या है, अनुपस्थिति है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा आयन अनुचुंबकीय है। अभी बताया अनुचुंबकीय कब होगा, जब उसमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अभी बताया Cu+2 में, Cu+2 में क्या होगा, आर्गन 3d9 4s। ठीक है, तो ये डी के अंदर क्या है, एक जो सब सेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये अपन 9 अगर अपन लिखेंगे इसमें, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसमें क्या है, अयुग्मित उपस्थित है। तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट, विटामिन B12 में पाए जाने वाली धातु है। तो आपको विटामिन B12 याद रखना है कि ये एक प्रकार से क्या होती है बेटा, जलविलीय विटामिन होती है। ठीक है ना। अब ये जलविलीय विटामिन है, इसके अलावा इसका जो नाम है वो क्या होता है, साइनोकोबालेमिन। ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि साइनोकोबालेमिन, तो कोबाल्ट क्या प्रेजेंट होता है इसमें, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, 27 नंबर पे ये एलिमेंट होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट। नेक्स्ट, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको किससे शो करते हैं, न्यू से, और ये किससे कैलकुलेट होता है, √NN+2 से। और इसकी जो इकाई होती है, यूनिट, वो अपन कह सकते हैं क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। अब ये जो बोर मैग्नेटॉन है इसको BM से शो करते हैं। इसके अलावा N का मतलब यहां पे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसका जो न्यू की वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो आप इसमें कैलकुलेट करें पहले, जैसे Fe+3 की अगर अपन बात करें तो Fe कितना है, 26 पे होता है। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2। अब +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे, तो इसमें से 2 इसमें से 1 इसमें से, तो इसमें कितने रह गए, 5। नेक्स्ट Mn की बात करें तो ये 25 पे, तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन, फिर 3d5 4s2। अब इसमें +2 कैलकुलेट करना है, तो ये +2 निकालेंगे, कितना रहेगा, 5। अब अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन और फिर 3d5 4s1। अब आपको पता है +3 निकालने हैं इसमें से, तो 1 इसमें से, 2 इसमें से, तो इसमें कितने रह जाएंगे, 3। तो इसमें 3, तो अपन कह सकते हैं कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा होगा। तो दोनों में ही है, +3 वाले में भी और +2 वाले में भी, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें Fe+3 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अभी कैलकुलेट किया, Fe का पहले कैलकुलेट करते हैं, 26, इसमें आर्गन, उसके बाद 3d5 3d6 और 4s। तो अब +3 कैलकुलेट करना है, तो 2 इसमें से 1 इसमें से, तो क्या रह जाएगा, 3d5। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अपना आंसर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में Cu+2 आयन का प्रभावित चुंबकीय आघूर्ण है। अब ये Cu+2 है तो कॉपर आपको पता है कितना होता है, आर्गन, उसके बाद में 3d10 और फिर 4s1। अब आपको ये ध्यान में है कि इसमें +2 कैलकुलेट करना है, +2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से, 1 इसमें से, तो ये क्या रहेगा, 3d9 और 3d9 के अंदर आपको पता है कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। अब चुंबकीय आघूर्ण आपको भी बताया क्या होता है, न्यू इक्वल √NN+2। अब आप देख सकते हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 1 और 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब √3 को अपन क्या लिखते हैं बेटा, 1.73।
और इकाई क्या होती है इसकी, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इस तरीके से अपना लास्ट आज का क्वेश्चन है तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 तो अभी आपको कई बार रिपीट कर दिया, ये किसके लिए होगा, d10 होता है कॉपर के लिए, और कॉपर कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का, और ये कॉइंस मेटल होती है, क्या होती है ये कॉइंस मेटल होती है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरीके से डी ब्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट फॉर्म होते हैं वो सारे मैंने आपसे डिस्कस किए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।